हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर लेकर आई हूँ आपका पॉलिटी का क्लास 8 का चैप्टर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है और इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से आपके सी टेट के, यूपी टेट के या सुपर टेट के या किसी भी आपके एग्ज़ाम में जो भी आपका एग्ज़ाम होता है, आपका पॉलिटी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देख लीजिए, आपके पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यायपालिका, ठीक है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, और इसको आप लोग डिटेल पढ़िएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो आज सबसे पहले हम लोग इस टर्म्स को समझते हैं कि ये न्यायपालिका होता क्या है, ठीक है। तो न्यायपालिका को इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियरी, ठीक है। क्या कहते हैं? जुडिशियरी। तो इसका अर्थ होता है कि द जुडिशियरी इज द ब्रांच ऑफ द अथॉरिटी इन द कंट्री विच इज कंसर्न विद जस्टिस एंड द लीगल सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका जो है ये संज्ञा का एक वचन होता है। और ये क्या करता है कि ये जो न्यायपालिका होता है ये किसी भी देश में अधिकार की वह शाखा है जो न्याय और कानून व्यवस्था से संबंधित होती है। ये है आपका न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में कि कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है, हम लोग उसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं न्यायपालिका की क्या भूमिका है। अदालत बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है और वे यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्य के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी भी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका क्या काम करती है कि अगर देश में कोई भी अपराध हुए हैं, ठीक है, कोई भी अपराध हो रहा है तो उस अपराध का सजा लोगों को जो मिलता है वो न्यायपालिका से मिलता है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवाद को हल करने के लिए क्रियाविधि मुहैया कराई जाती है, ठीक है। अगर आपका नागरिकों के बीच या नागरिक और सरकार के बीच या दो सरकारों के बीच या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई भी मतभेद होता है या कुछ वाद विवाद होता है, कुछ इस टाइप का बहसबाजी होता है, तो उस विवादों का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका, ठीक है। अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही आने वाले हर क्लासेस में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाई जाती है। आइए चलिए, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है और इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायपालिका समीक्षा कहते हैं। अब देखिए, न्यायपालिका समीक्षा क्या होता है कि अगर न्यायपालिका को यह लगता है कि सांसद में अगर कोई कानून बना है, अगर किसी कानून का, किसी संविधान का उल्लंघन हुआ है तो वो उस कानून को रद्द करने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। अगर कानून की रक्षा और मौलिक अधिकार जो होता है, अगर उसमें देश के किसी भी नागरिक को, ठीक है, देश में जितने भी नागरिक हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह उच्च न्यायालय में, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो ये काम वो कर सकते हैं। अब इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में हुई थी, ठीक है। इसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रेजेंस में हुआ करता था और इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, ठीक है। कल्पना कीजिए एक ताकतवर नेता ने अपने परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। हाँ, जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई पड़ता है। देखिए, ये इस पूरे का अर्थ है
ठीक है। तो इस पूरे का अर्थ ये है कि स्वतंत्र न्यायपालिका में क्या होता है, सपोज कीजिए किसी बहुत ही पैसे वाले नेताओं के ऊपर किसी अपराध का केस चल रहा है, ठीक है। तो अगर उसका केस कोर्ट में पहुंचता है तो भी उसके पास इतना पैसा होता है कि वो उस केस को रफा दफा कर देता है। मतलब उस केस में भी वो अपना कुछ अपने पैसे से कुछ ऐसी शक्तियां कर देता है या कुछ ऐसे एविडेंस लाएगा कि जो सामने वाला है, जो उसके अगेंस्ट जो है केस, उस केस को वो डाउन कर देगा। मतलब उसके पास अपने पैसे का इतना पावर होता है कि ये न्यायाधीश जो होते हैं, जज जो होते हैं, वो भी उसके फेवर में ही फैसले सुनाते हैं, उसके अगेंस्ट में फैसले वो कर नहीं पाते हैं। तो यही होता है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। तो अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इस पूरे का मतलब यही है। चलिए, तो देखिए अब हम लोग आते हैं भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, ठीक है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि भारत में अदालत की संरचना क्या है। तो इसमें आपको क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। एक ना पिरामिड होता है। पिरामिड में ये है कि मतलब 3 प्रकार से कार्य होता है। हाँ, ये देखिए ये एक टाइप का पिरामिड है। अब इसमें देखिए 3 टाइप से कैसे कार्य होता है। न्यायपालिका जो होती है उसका जो कार्य होता है वो कानून की व्याख्या करना, ठीक है, और विवादों का निपटारा करना होता है इसका कार्य, और इसे लोकतंत्र का प्रहरी भी कहते हैं। संविधान के संरक्षण के रूप में यह न्याय का ख्याल रखता है। कौन? न्यायपालिका। और भारत में न्यायपालिका के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? सर्वोच्च न्यायालय, हाँ, और आपका उच्च न्यायालय और आपका जिला न्यायालय, ठीक है। मतलब आपका जो स्टेट में जो होता है आपका कोर्ट वो होता है, जो लगभग हर एक स्टेट में एक कचहरी आपकी होती है। उसके बाद एक आपका होता है हाई कोर्ट, और फिर आपका होता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसी प्रकार से एक नियम से ही वो कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, आपका जो लोअर कोर्ट होता है उसमें आपकी बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपर स्तर पर केवल एक अदालत होती है, ठीक है। जिन अदालतों में लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहते हैं, ठीक है। जो हर एक स्टेट में अदालत होता है वहाँ लोगों का मतलब ताल्लुक होता है, जान पहचान होता है, तो हर एक स्टेट में एक जिला अदालत होता है। ये अदालत जो होता है वो आमतौर पर जिलों या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होता है। हाँ, बहुत तरह के मामलों की सुनवाई होती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बांटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। तो ये लगभग सभी को पता है कि हर एक कोर्ट में, ठीक है, एक आपका जज होता है फैसला सुनाने के लिए। आपका हर एक स्टेट में, आपके हर एक सिटी में एक आपका न्यायालय होता है। उसके बाद क्या कि हाँ, यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत होती है जो नई दिल्ली में स्थित है। आपका सुप्रीम कोर्ट जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो होते हैं देश के बाकी सभी अदालत मानते हैं। तो ये है आपका, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1862 में। तो ये कौन सा है? उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट का, ठीक है, ये हाई कोर्ट का हुआ था। अब इसके बाद यहाँ से हम देख लेते हैं कि 1980 में के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार, अच्छा ये ठीक है, यहाँ पे आपका सपोज कीजिए कि आपके कोर्ट में एक आपका केस चल रहा है, ठीक है। तो केस कैसे बनता है, क्या केस की सुनवाई कैसी होती है, केस कैसे लड़ा जाता है, ठीक है। तो यही आपका है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका कभी नहीं पूछता है। फिर तो भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आई एक मुकदमे पर विचार करते हैं। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा है। मतलब कि आपका ये सुप्रीम कोर्ट से, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ये आपका केस पहुंच गया है। तो अब ये आपका है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, केस चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए 1893 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर दी। मतलब इसके बाद अगर वहां पे उनको सुनवाई नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट में अपील कर दिए। दोनों तरफ के वकील के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल में जलने वाली स्टोव से जली थी। और अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला, सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। तो इस टाइप से आपका केस चलता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि आपको
कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा कि आपने पढ़ा था कि हाँ 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्यारों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात का दुख था कि अदालत इस तरह के घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने सभी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया था। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी और यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नामक संगठन की ओर से किया गया था। ठीक है, तो ये सब है। देखिए यहाँ से आइए, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है। दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणियों में आता है। यह आपराधिक कानून का उल्लंघन करना है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों में दिखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखिए। अब देखिए, ये फौजदारी कानून होता है और ये दीवानी कानून होता है, तो दोनों में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज, औरत को तंग करना इत्यादि। ठीक है, और हत्या। तो ये जितने भी अपराध हैं इसको फौजदारी कानून कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराई जाती है और इसके बाद पुलिस अपराध की जाँच करती है और अदालत में कोर्ट केस फाइल करती है। ठीक, अब आइए यहाँ पे, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया फौजदारी कानून। अब दीवानी कानून में क्या है कि इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित होता है। तो अगर इस टाइप का कोई भी अपराध है तो वो आपका दीवानी अपराध कहा जाएगा। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर होती है और मामला किराए से संबंधित ये तो मकान मालिक के पास पहुंच जाता है। तो आपका यही है कि अगर इस टाइप से कोई अगर अपराध होता है तो फौजदारी कानून होता है और आपका यहाँ घर जमीन से संबंधित कुछ काम होता है तो वो दीवानी कानून में होता है। देखिए, अब कोई हर व्यक्ति अदालत के शरण में जा सकता है नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि देखिए, प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो मतलब कोर्ट से न्याय मांग सकता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कोर्ट केस के चक्कर में फंसे और वहाँ के वकीलों का फीस जो है वो चार्ज वो भर सके। गरीबों के लिए अदालत जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है क्योंकि कानून प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्यवाही की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो कोर्ट केस नहीं कर पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका मतलब PIL की व्यवस्था विकसित की थी। किसकी? PI और L की व्यवस्था की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार नहीं दिया है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो आप हर जगह देखते हैं, आपको न्यूज़ मिलती रहती है, आपको टीवी से, समाचार पत्रों से, हर चीज़ से मिलती है कि आज कोर्ट में क्या हुआ, कल कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन हर लोग कोर्ट केस कर नहीं पाते हैं। उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है और फिर आपका जो कागजी कार्यवाही है वो लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग कोर्ट केस नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई है। अब देखिए यहाँ पे है, देखिए तो इन सब को देखते हुए अदालत ने संविधान में, ठीक है, अनुच्छेद 21 में ये व्याख्या करने के बाद कहा है कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि दोपहर के भोजन का जो योजना है मिड डे मील वो सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने की आवश्यकता पर कदम उठाए। लेकिन अदालत ने कुछ फैसले ऐसे भी किए कि लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि गरीब के आवास के अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियां, झुग्गी और झोपड़ियां को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल ही के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे आइए, न्याय तक आम लोगों की
पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह भी हुआ है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालत कई साल लगा देती है। देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा गया है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। हाँ, किसको बोला गया है? इंसाफ में देर हुआ, इसका मतलब इंसाफ का कत्ल हो गया। इसलिए कि जब वो टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो अक्सर ही वो जो केस होता है वो चल नहीं पाता, अंत में वो खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही है आपका न्यायपालिका। आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। उच्चतम न्यायालय में कितनी है? स्वीकृत पद कितने हैं? 34। ठीक है, स्वीकृत पद पे कार्यरत लोग कितने हैं? 34। मतलब अगर इतने पद हैं और इतने ही पद पर लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे रिक्त पद एकदम नहीं है। अब उच्च न्यायालय, इसमें क्या है कि देखिए 1108 पद हैं, उसमें कार्यकर्ता कितने हैं? 775। और सीट कितनी है डिस्टेंस वो भरने के लिए? 333। अब देखिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जिला और अधीनस्थ न्यायालय। इसमें देखिए 25,000 समथिंग। कार्यरत लोग कितने हैं? 19,192। और रिक्त पद कितने हैं? 5,850। तो इस प्रकार से हम लोग का चार्ट चलता रहता है। ठीक है, तो यही है आज के चैप्टर में। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।